नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं शाहजहां और इसका पार्ट 1 हमने इससे पहले वाले लेक्चर 22 में देख लिया था। शाहजहां के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। इसके पक्ष और विपक्ष में हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा और शाहजहां की दक्कन पॉलिसी या दक्षिण नीति के बारे में हमने देखा और उसमें अहमदनगर के विरुद्ध जो अभियान किया उसको देखा। बीजापुर के विरुद्ध अभियान हम इस वीडियो में देखेंगे। तो 1631 ईस्वी में 1636 ईस्वी में तो अहमदनगर को पूरी तरह से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। अब दक्षिण अभियान में दूसरा चरण था बीजापुर के विरुद्ध अभियान। 1631 ईस्वी में शाहजहां ने बीजापुर पर आक्रमण करने के लिए आसफ खां को भेजा। आसफ खां, परंतु उसे असफलता का मुंह देखना पड़ा। 1636 ईस्वी में शाहजहां ने दक्षिण की ओर प्रस्थान किया और दौलताबाद पहुंच गया। मुगलों ने बीजापुर पर आक्रमण किया। उन्होंने बीजापुर के आसपास के प्रदेशों को खूब लूटा और हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अंत में बीजापुर के सुल्तान को संधि के लिए प्रार्थना करनी पड़ी। 1636 ईस्वी में शाहजहां और बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह के बीच एक संधि हुई, जिसकी प्रमुख शर्तें क्या थी वो देखिए। पहली थी, बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने शाहजहां की अधीनता स्वीकार कर ली। दूसरा, आदिल शाह ने मुगल सम्राट को 20 लाख रुपए वार्षिक कर के रूप में देना स्वीकार किया। तीसरा, बीजापुर का सुल्तान शाहजी भोसले को किसी प्रकार की सहायता नहीं देगा। और चौथा, बीजापुर राज्य की सीमा निश्चित कर दी गई और परेंदा, बीदर, बीदर, गुलबर्ग और शोलापुर ये प्रदेश बीजापुर को दे दिए गए। उसके बाद अगला पॉइंट है कि बीजापुर पर मुगलों का दोबारा आक्रमण। 1656 ईस्वी में, 36 ईस्वी में संधि हो गई। उसके बाद 1656 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के बाद उसका 18 वर्षीय पुत्र अली आदिल द्वितीय गद्दी पर बैठा। उसके गद्दी पर बैठते ही राज दरबार गुटबंदी का केंद्र बन गया और राज्य में अशांति और अव्यवस्था फैल गई। इस स्थिति का लाभ उठाकर 1657 में औरंगजेब, उधर शाहजहां भी अपदस्थ हो गया और उसकी जगह औरंगजेब आ गया। औरंगजेब और मीर जुमला ने एक विशाल सेना लेकर बीजापुर पर आक्रमण कर दिया और मुगलों ने बीदर और कल्याणी के दुर्गों पर अधिकार कर लिया। अब उन्होंने बीजापुर को घेर लिया, परंतु शाहजहां के आदेश से युद्ध बंद करना पड़ा, क्योंकि उधर 1657 में नहीं, 1658 में धर्मत का युद्ध हुआ था। उसके बाद जो है औरंगजेब शासक बना था, तो शाहजहां ने 1657 में दक्षिण अभियान के लिए औरंगजेब को भेजा था बीजापुर अभियान के लिए। तो मीर जुमला और औरंगजेब आए हुए थे। उसके बाद बीजापुर से संधि। 1657 ईस्वी में औरंगजेब और बीजापुर के सुल्तान के बीच एक संधि हुई। शर्तें क्या थी? बीजापुर के सुल्तान ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। बीजापुर के सुल्तान ने मुगलों को 1 करोड़ रुपए युद्ध के हर्जाने के रूप में देना स्वीकार कर लिया। बीजापुर के सुल्तान ने परेंदा, बीदर और कल्याणी के दुर्ग मुगलों को सौंप दिए। अब आता है 5वां पॉइंट, गोलकुंडा के विरुद्ध अभियान। ये तो हुआ बीजापुर के। अब आता है गोलकुंडा के विरुद्ध। शाहजहां की सैन्य शक्ति से भयभीत होकर गोलकुंडा का सुल्तान मुगलों से संधि करने के लिए तैयार हो गया। 1636 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह और शाहजहां के बीच संधि हो गई। उसकी शर्तें क्या थी? गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। सबसे पहली शर्त तो यही होती है। गोलकुंडा का सुल्तान मुगल सम्राट को 6 लाख रुपए वार्षिक कर देगा, जबकि शुरू में आदिल शाह उसको 20 लाख रुपए वार्षिक कर देने पर राजी हुआ था। उसने पिछला बकाया कर का भुगतान भी करना स्वीकार कर लिया। बीजापुर या मराठा आक्रमण के समय मुगल गोलकुंडा की सहायता करेंगे और गोलकुंडा में शाहजहां के नाम का खुतबा पढ़ा जाएगा और शाहजहां का नाम गोलकुंडा के सिक्कों पर भी अंकित किया जाएगा। ये तो हुई बात पहले आक्रमण की। अब दूसरा अभियान, जिस तरह से बीजापुर में भी दूसरा अभियान हुआ था, पहला 1636 में, दूसरा 1656 में, उसी तरह से इसमें भी पहला 1636 में, दूसरा 1652 में। नवंबर 1652 में औरंगजेब को पुनः दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया गया। जनवरी 1656 ईस्वी में औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद सुल्तान ने हैदराबाद पर अधिकार कर लिया और राजमहलों को खूब लूटा। गोलकुंडा के सुल्तान ने हैदराबाद छोड़कर गोलकुंडा के दुर्ग में शरण ली। फरवरी 1656 ईस्वी में स्वयं औरंगजेब ने गोलकुंडा के दुर्ग को घेर लिया।
जब गोलकुंडा के दुर्ग का पतन होने ही वाला था तो शाहजहां के आदेश थे औरंगजेब को युद्ध बंद करना पड़ा। अब दोनों के बीच संधि की बात करें तो गोलकुंडा और मुगलों के बीच 30 मार्च 1656 ईस्वी को संधि हुई। तो संधि के अनुसार गोलकुंडा का सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह, तो सबसे पहली बात तो वही शर्त कि गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह ने शाहजहां की अधीनता स्वीकार कर ली, शाहजहां का नाम सिक्कों पर अंकित करने का वचन दिया। दूसरा, गोलकुंडा के सुल्तान ने कर और युद्ध हर्जाने के रूप में मुगलों को 1 करोड़ रुपए दिए और वार्षिक कर की बकाया राशि भी देने का वचन दिया। गोलकुंडा के सुल्तान ने अपनी पुत्री का विवाह औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद सुल्तान के साथ कर दिया। मीर जुमला को शाही नौकरी दे दी गई और 6000 का मनसब भी प्रदान किया गया। ये हो गया अहमदनगर और बीजापुर को हराना और मुगल साम्राज्य में मिलाना। शाहजहां की दक्षिण नीति की समीक्षा। शाहजहां के शासनकाल में दक्षिण में मुगलों का प्रभाव और सीमा में वृद्धि हुई। अहमदनगर राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर तथा गोलकुंडा के सुल्तानों ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। उन्होंने मुगल सम्राट को वार्षिक कर देना स्वीकार कर लिया। शाहजहां ने बीजापुर और गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित न करके अपनी राजनीतिक सूझबूझ और दूरदर्शिता का परिचय दिया। डॉक्टर बनारसी दास सक्सेना ने लिखा है कि शाहजहां को अपनी दक्षिण नीति में यथेष्ट सफलता प्राप्त हुई और जिन उद्देश्यों को लेकर वह चला था वे भी पूरे हो गए। ये तो हुई शाहजहां की दक्षिण भारत की नीति। अब हम बात करें मध्य एशियाई नीति। हम इन वीडियोज़ में शाहजहां को पूरी तरह से पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा शाहजहां का शासनकाल मुगल साम्राज्य का स्वर्ण काल था। उसके बाद इस वीडियो में हमने देखा कि शाहजहां का दक्षिण अभियान, और अब हम चल रहे हैं इसमें शाहजहां की मध्य एशियाई नीति। मध्य एशियाई नीति। तो इस मध्य एशियाई नीति के उद्देश्य क्या थे? पहली बात तो पहला तो ये कि पूर्वजों की मातृभूमि पर अधिकार करना। मध्य एशिया में मुगलों की मातृभूमि ट्रांस ऑक्सियाना थी। ट्रांस ऑक्सियाना बाबर का किसी समय पर, जो मुगल साम्राज्य का संस्थापक था बाबर, उसका किसी समय पर इस पर अधिकार था, तो ये इनके पूर्वजों की भूमि मानी जाती थी। मध्य एशिया में बुखारा, बल्ख, बदख्शां, समरकंद आदि राज्य थे। अतः शाहजहां ट्रांस ऑक्सियाना के प्रदेश पर अधिकार करने के लिए लालायित था। दूसरा है साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा। शाहजहां एक महत्वाकांक्षी शासक था, अतः वह ट्रांस ऑक्सियाना पर अधिकार कर अपनी साम्राज्यवादी आकांक्षा की पूर्ति करना चाहता था। तीसरा है ट्रांस ऑक्सियाना की राजनीतिक अव्यवस्था। शाहजहां के काल में ट्रांस ऑक्सियाना में राजनीतिक अव्यवस्था फैली हुई थी। ट्रांस ऑक्सियाना के शासक नजर मोहम्मद की कठोर और दमनकारी नीति के कारण वहां अनेक स्थानों पर विद्रोह उठ खड़े हुए। अतः शाहजहां ने ट्रांस ऑक्सियाना में फैली हुई अव्यवस्था का लाभ उठाने का निश्चय कर लिया। रक्षात्मक कारण, चौथा है रक्षात्मक कारण। ट्रांस ऑक्सियाना मुगलों के लिए सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। ट्रांस ऑक्सियाना का शासक नजर मोहम्मद काबुल पर अधिकार करने की योजना बना रहा था, अतः शाहजहां ने नजर मोहम्मद की शक्ति का दमन करने का निश्चय किया। अब ये तो हुए उद्देश्य। अब बात करें नीति। तो पहली बात तो नीति में ये कि क्या पॉलिसी रही, किस तरह से अधिकार शाहजहां मध्य एशिया में करने की योजना हुई। तो मध्य एशियाई नीति में पहला बिंदु है काबुल पर नजर मोहम्मद का काबुल पर आक्रमण। 1628 ईस्वी में नजर मोहम्मद ने काबुल का दुर्ग घेर लिया। ध्यान रखिए, शाहजहां ने अपना जो दक्षिण अभियान किया वो 1636 से 1656 के बीच में किया, 1656-57 के आसपास। तो नजर मोहम्मद ने 1628 में काबुल के दुर्ग को घेर लिया। इस पर शाहजहां ने महावत खां को भेजा। मुगल सेना के काबुल आने का समाचार सुनकर नजर मोहम्मद भयभीत हो गया और 28 अगस्त 1628 को काबुल का घेरा उठाकर बल्ख की ओर भाग गया। बल्ख एक प्रदेश था, बल्ख की ओर भाग गया और शाहजहां ने समरकंद के शासक इमाम कुली के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे। इमाम कुली। दूसरा है नजर मोहम्मद का समरकंद पर अधिकार।
कुछ समय बाद इमाम कुली अंधा हो गया। इसका लाभ उठाकर नजर मोहम्मद ने 31 अक्टूबर 1641 को समरकंद पर अधिकार कर लिया। 1645 ईस्वी में नजर मोहम्मद के पुत्र अब्दुल अजीज ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और बुखारा तथा समरकंद पर अधिकार कर लिया। इस स्थिति में नजर मोहम्मद ने शाहजहां से सहायता मांगी, अतः शाहजहां ने ट्रांसओक्सियाना में फैली हुई राजनीतिक अव्यवस्था का लाभ उठाने का निश्चय किया। तीसरा पॉइंट है मुगलों का बदख्शां और बल्ख पर आक्रमण। 1646 ईस्वी में शाहजहां ने शहजादा मुराद को बदख्शां और बल्ख पर आक्रमण करने के लिए भेजा। 6 फरवरी 1646 को मुराद ने एक विशाल सेना लेकर काबुल से प्रस्थान किया और इस सेना में 50,000 घुड़सवार और 10,000 पैदल सैनिक थे। शाही सेना काह मर्द, गौर और कुंदुज और बदख्शां पर अधिकार कर लिया। शाही सेना ने काह मर्द ये प्रदेश थे, गौर यहाँ का शासक मोहम्मद गोरी जहाँ हुआ करता था किसी समय 1191-92 में, कुंदुज और बदख्शां इन प्रदेशों पर अधिकार कर लिया मुराद ने। शाही से मुराद तेजी से कूच करता हुआ बल्ख के निकट पहुंच गया। मुगलों की सैन्य शक्ति से भयभीत होकर नजर मोहम्मद अपने 2 पुत्रों सहित बल्ख से भाग निकला और ईरान पहुंच गया। 7 जुलाई 1646 को मुगलों ने बल्ख पर अधिकार कर लिया। 7 जुलाई 1646 बल्ख विजय के समाचार ने शाहजहां को अत्यधिक प्रसन्न कर दिया और उसने इस विजय के उपलक्ष्य में 8 दिन तक जश्न मनाने का आदेश दिया। बल्ख में मुराद के नाम के सिक्के भी चलवाए गए। शाहजहां का पुत्र था ये मुराद। अब मुराद का वापस लौटना। मुराद एक विलास प्रिय शासक था। बल्ख और बदख्शां की शुष्क जलवायु और बीहड़ प्रदेश में उसे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सके, अतः उसने शाहजहां से प्रार्थना की कि उसे भारत लौटने की अनुमति प्रदान की जाए, परंतु शाहजहां ने मुराद की प्रार्थना अस्वीकार करते हुए उसे अपने पद पर बने रहने का आदेश दिया। परंतु शाहजहां के आदेश की अवज्ञा करते हुए मुराद ने भारत की ओर प्रस्थान किया। 5वां पॉइंट है बल्ख पर औरंगजेब का आक्रमण। औरंगजेब भी शाहजहां का ही पुत्र था। बल्ख और बदख्शां की जनता ने मुगलों का विरोध करना शुरू कर दिया। वहां के उजबेग, ये जाति थी वहां की, उजबेग वहां के उजबेग मुगल चौकियों पर आक्रमण करते थे, उन्हें लूट लेते थे। अतः शाहजहां ने बल्ख पर आक्रमण करने के लिए औरंगजेब को भेजा। स्वयं शाहजहां भी काबुल पहुंच गया। औरंगजेब ने 25 मई 1647 को बल्ख पहुंचकर वहां पर मुगलों का मुकाबला करने के लिए नजर मोहम्मद के पुत्र अब्दुल अजीज ने एक विशाल सेना का गठन कर रखा था। 5 जून 1647 को औरंगजेब और अब्दुल अजीज की सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें अब्दुल अजीज की बुरी तरह पराजय हुई। अब्दुल अजीज से संधि। औरंगजेब के पराक्रम और युद्ध कौशल से प्रभावित होकर अब्दुल अजीज ने औरंगजेब से संधि वार्ता शुरू कर दी। अब्दुल अजीज ने प्रस्ताव किया कि बुखारा उसके छोटे भाई सुभान कली को दे दिया जाए। दूसरी ओर नजर मोहम्मद ईरान की सहायता से बल्ख पर अधिकार करना चाहता था। मुगलों को भी रसद और युद्ध सामग्री की कमी का सामना करना पड़ रहा था, अतः औरंगजेब भी संधि के लिए उत्सुक था। शाहजहां ने औरंगजेब को आदेश दिया कि यदि नजर मोहम्मद अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करे और मुगलों की अधीनता स्वीकार करे तो उससे संधि कर ली जाए। अंत में मुगलों और नजर मोहम्मद के बीच एक संधि हो गई, जिसके अनुसार नजर मोहम्मद के पौत्र को बल्ख का शहर और किला सौंप दिया गया। उसके बाद 3 अक्टूबर 1647 को औरंगजेब ने बल्ख से प्रस्थान किया और वापस लौटते समय मुगलों को भीषण कष्ट उठाने पड़े। अब शाहजहां की मध्य एशियाई नीति के परिणामों की बात करें तो धन जन की हानि। मध्य एशिया के अभियान में मुगलों को धन जन की भीषण हानि उठानी पड़ी। इन अभियानों में 4 करोड़ रुपए खर्च हुए और 5,000 से भी अधिक सैनिक मारे गए। दूसरा, मुगलों की प्रतिष्ठा को प्रबल आघात पहुंचा। मुगल अभियानों की विफलता के कारण मुगलों की प्रतिष्ठा को प्रबल आघात पहुंचा। मुगलों की सैनिक दुर्बलता प्रकट हो गई। इसके फलस्वरूप ईरानियों को कंधार विजय के लिए प्रोत्साहन मिला। तीसरा, उद्देश्यों की प्राप्ति में विफलता। शाहजहां अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा। 1 इंच भी भूमि मुगल साम्राज्य में नहीं मिलाई गई और न ही बल्ख की गद्दी पर शत्रु के स्थान पर किसी मित्र को बिठाया गया। तो इस तरह से ये हो गई शाहजहां की मध्य एशियाई नीति। अब हम बात करें शाहजहां के कंधार अभियान की या कंधार की नीति की। डिस्कस द कंधार पॉलिसी ऑफ शाहजहां। कंधार नीति।
कंधार। शाहजहां की कंधार नीति या शाहजहां के ईरान के शाह के साथ संबंध। शाहजहां एक महत्वाकांक्षी शासक था। वह कंधार पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था। दूसरी ओर ईरान का शाह भी कंधार पर ईरानियों का आधिपत्य बनाए रखना चाहता था। दोनों के बीच संघर्ष होना स्वाभाविक था। तो पहला है शाहजहां का कंधार पर अधिकार। ईरान का शाह सफी कंधार के सूबेदार अली मर्दान खां से नाराज था, क्योंकि उसने पिछले कई वर्षों से कंधार को वार्षिक कर नहीं भेजा था। अतः शाह सफी ने अली मर्दान खां को दंडित करने के लिए सेना भेजी। इस पर अली मर्दान खां ने शाहजहां से सैनिक सहायता की याचना की और शाहजहां के आदेश पर काबुल के सूबेदार कुलिज खां ने कंधार पर आक्रमण किया। अली मर्दान खां मुगलों से मिल गया और 20 फरवरी 1638 को कंधार के दुर्ग पर मुगलों का अधिकार हो गया। दूसरा, कंधार पर पुनः ईरानियों का अधिकार। 16 दिसंबर 1648 को, देखिए 20 फरवरी 1638 को तो अधिकार हो गया मुगलों का, लेकिन 16 दिसंबर 1648 को ईरानी सेना ने कंधार के दुर्ग पर डेरा डाल दिया। कंधार के मुगल दुर्ग रक्षक दौलत खां को शाहजहां से समय पर सहायता मिलने की कोई आशा नहीं थी, अतः उसने 11 फरवरी 1649 को आत्मसमर्पण कर दिया और कंधार के दुर्ग पर ईरानियों का अधिकार हो गया। अब कंधार के दुर्ग पर वापस अधिकार करने के मुगलों के प्रयास क्या क्या रहे? तो पहला मुगल अभियान 1649 ईस्वी। 1649 ईस्वी में शाहजहां ने औरंगजेब तथा सादुल्ला खां के नेतृत्व में एक विशाल सेना कंधार की विजय के लिए भेजी। इस सेना में 60,000 घुड़सवार, 10,000 पैदल सैनिक थे। स्वयं शाहजहां भी काबुल पहुंचा। 16 मई 1649 को मुगल सेना ने कंधार के दुर्ग को घेर लिया, परंतु ईरानियों की भारी तोपों के सामने मुगलों को सफलता नहीं मिली। रसद की कमी, शीत ऋतु निकट आने आदि कारणों से मुगलों ने सितंबर 1649 को कंधार का घेरा उठा लिया और मुगलों का प्रथम कंधार अभियान विफल हो गया। दूसरा कंधार अभियान किया 1652 ईस्वी में। तीसरा 1653 में। तो 1649 में पहला, 52 में दूसरा और 53 में तीसरा। दूसरे की बात करें तो शाहजहां ने पुनः 1652 ईस्वी में औरंगजेब को कंधार पर आक्रमण करने के लिए भेजा। सेनापति सादत खां और रुस्तम खां ये भी औरंगजेब की सहायता के लिए भेजे गए और 2 मई 1652 को मुगल सेना ने कंधार के दुर्ग को घेर लिया और दुर्ग पर तोपों से भीषण गोलाबारी की, परंतु ईरानियों की श्रेष्ठतर तोपों के सामने मुगलों को असफलता का मुंह देखना पड़ा। उधर उज्बेक गजनी में उपद्रव कर रहे थे। उज्बेक, मैंने कहा था अफगानिस्तान की एक जाति थी ये उज्बेक, ये गजनी में उपद्रव कर रहे थे। मुगलों को यह आशंका हुई कि कहीं ईरानी और उज्बेक मुगलों के विरुद्ध संगठित नहीं हो जाएं, अतः शाहजहां ने औरंगजेब को कंधार का घेरा उठाने का आदेश दिए। इस पर 2.25 माह के घेरे के बाद औरंगजेब ने कंधार का घेरा उठा लिया और औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार बनाकर भेज दिया गया। तीसरा मुगल अभियान हुआ 1653 ईस्वी में। शाहजहां ने दारा को कंधार पर आक्रमण करने के लिए भेजा। इस सेना में 70,000 घुड़सवार थे, 5,000 पैदल और 10,000 तोपखाने के सैनिक थे। 7 बड़ी तोपें थी, 147 छोटी तोपें थी। 23 अप्रैल 1653 को दारा ने कंधार के दुर्ग का घेरा डाल दिया। दारा ने कंधार के पश्चिम में स्थित बिस्त और गिरीश्क, ये 2 स्थान थे, क्षेत्र थे, इन पर अधिकार कर लिया। मुगलों ने दुर्ग पर भीषण गोलाबारी की, परंतु उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। शीत ऋतु के प्रारंभ होने और रसद तथा युद्ध सामग्री की समाप्ति के कारण अक्टूबर 1653 में मुगलों को कंधार का घेरा उठाना पड़ा। इस प्रकार तीसरा अभियान भी विफल हो गया, 1649, 1652 और 1653 के। शाहजहां के कंधार अभियान की समीक्षा। तो धन जन की भीषण हानि उठाने के बाद भी शाहजहां कंधार के दुर्ग पर अधिकार नहीं कर सका, जिससे मुगलों की शक्ति तथा प्रतिष्ठा को प्रबल आघात पहुंचा। न तो कोई प्रदेश जीता जा सका, न ही खोए हुए कंधार के दुर्ग पर अधिकार किया जा सका। कंधार अभियानों में हजारों मुगल सैनिक मारे गए, करोड़ों रुपए की धनराशि खर्च हो गई, परंतु मुगल साम्राज्य की सीमा में कोई वृद्धि नहीं हुई और कंधार अभियानों की विफलता से मुगलों की सैनिक दुर्बलता प्रकट हो गई और कंधार अभियानों की विफलता से शाहजहां को अत्यधिक दुख हुआ। इसके बाद फारस और भारत के संबंधों में कटुता उत्पन्न हो गई। कंधार अभियानों में मुगलों की असफलता के कारण ईरानियों को भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहन मिला। मुगलों की आर्थिक स्थिति अस्त व्यस्त हो गई।
डॉक्टर वी ए स्मिथ कहते हैं कि कंधार के 3 अभियानों पर मुगल सरकार के लगभग 12 करोड़ रुपए खर्च हो गए और ये संपूर्ण साम्राज्य की आधी आय से कुछ ज्यादा थी। यह राशि इतनी बड़ी रकम के व्यर्थ में चले जाने के कारण मुगल साम्राज्य की आर्थिक अवस्था बड़ी डामाडोल हो गई।